नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक फंडा में। दोस्तों 2021 में यानी कि इस साल बड़ी बड़ी कंपनियों के यानी नामी कंपनियों के आईपीओ जाने वाले हैं। इसमें से एक है आईआरएफसी। बाकी के जो कंपनीज हैं जो आगे आईपीओ जाएंगे जिसके वो है एनएससी इंडिया और एलआईसी इंडिया। अब आईआरएफसी इतनी नामी कंपनी कैसे है? हम सब एलआईसी के बारे में एनएससी के बारे में जानते हैं लेकिन आईआरएफसी के बारे में नहीं जानते। ये इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि एलआईसी का जो बिजनेस है वो हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है जिसका आम इंसान से, कॉमन पीपल से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ रेलवे के साथ बिजनेस करती है। दोस्तों जैसा कि हम पिछले 1 या 1.5 सालों का आंकड़ा अगर देखें तो उसमें जितने भी कंपनियों के आईपीओ जाए हैं, चाहे वो जो भी बिजनेस करती है कंपनी, उस कंपनी का प्रोफाइल, फंडामेंटल्स जो भी रहे हो, लेकिन नंबर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन देखें तो लोगों में होड़ लगी हुई है आईपीओ में पैसे लगाने की। हर कोई ये सोचता है कि अभी 15,000 रुपये का, तकरीबन 10 से 15,000 रुपये का हर एक आईपीओ का लॉट होता है। एक लॉट खरीदो और लिस्टिंग के दिन ही, लिस्टिंग गेन में तकरीबन पैसे दुगने हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? अभी रिसेंटली बर्गर किंग का आईपीओ आया, वो तकरीबन 180 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, यानी होड़ मची हुई थी बर्गर किंग के आईपीओ के लेकर। तो दोस्तों क्या हमें कोई भी कंपनी का आईपीओ खरीदने से पहले क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि हम जिस आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं, जिस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, अभी तक वो कंपनी मार्केट में नहीं आई थी, पहली बार मार्केट में आई है अपना हिस्सा बेच के, पब्लिक को ऑफर करके, फंड रेज करने के लिए और उस फंड से अपना बिजनेस को आगे और इम्प्रूव करने के लिए और बिजनेस को रन करने के लिए। तो क्या हमें ये जानना नहीं चाहिए कि ये कंपनी अभी तक क्या बिजनेस कर रही थी? अभी तक कंपनी का प्रॉफिट कितना था? कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी कैसे इनकम करती है? कंपनी कितना रेवेन्यू कमाती है? तो इन सब बातों को देखते हुए चलिए हम शुरुआत करते हैं आईआरएफसी के आईपीओ। इसमें हम देखेंगे कंपनी का ओवरव्यू, यानी कंपनी करती क्या है, कैसे कमाती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कितना कंपनी का मार्जिन है कंपनी। साथ में देखेंगे कि कंपनी पिछले कुछ सालों में, पिछले 4 सालों में कितना रेवेन्यू जनरेट की है, कंपनी का पिछले 4 सालों से कितना प्रॉफिट हुआ है, और वो सारे डेटा को एनालाइज करेंगे। उसके बाद आईपीओ और ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, ये दोनों के बारे में जानना है, क्योंकि आईआरएफसी जो आईपीओ ला रही है उसमें ऑफर फॉर सेल भी इंक्लूड है। तकरीबन 4% हिस्सा ऑफर फॉर सेल के लिए है और 10 से 11% हिस्सा आईपीओ के थ्रू लाएगी, यानी तो तकरीबन कंपनी 14 से 15% हिस्सा को मार्केट में लाने वाली है। उसके बाद देखेंगे क्या ये कंपनी जिस प्राइस बैंड पे, यानी 25 से 26 रुपए प्राइस बैंड डिसाइड हुआ है, तो क्या 25 से 26 रुपए के प्राइस बैंड पे ये इस कंपनी में हिस्से खरीदना, आईपीओ में सब्सक्राइब करना, अप्लाई करना या इन्वेस्ट करना, क्या ये वैल्यूएबल प्राइस पे है? कहीं कंपनी ज़्यादा महंगी तो नहीं है इस प्राइस पे? उसके बाद कंपनी के जानेंगे कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस, कि कंपनी के साथ क्या स्ट्रेंथ है, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबको लगता होगा कि हर साल का रेल बजट में, हालांकि रेल बजट अभी खत्म हो गया है और यूनियन बजट में ही रेल बजट के लिए अलग से रेलवे के लिए फंड एलोकेट किए गए हैं, तो वो रेल बजट डाइल्यूट हो गया है। तो हम सबको ये लगता होगा कि रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, उसके असेट क्रिएशन के लिए, रेलवे के ग्रोथ के लिए हर साल तो फंड एलोकेट होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। लेकिन जो भी फंड अलोकेट होते हैं हर साल, चाहे इससे पहले रेल बजट था या अभी यूनियन बजट में डाइल्यूट हो गया, और इस मिनिस्ट्री के लिए जितने रेलवे के डेवलपमेंट के लिए या एसेट क्रिएशन के लिए फंड अलोकेट होते हैं, वो उससे, उस फंड से रेलवे की आधी जरूरतें भी पूरी नहीं होती, क्योंकि भारत में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर और अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके लिए हमें और ज़्यादा फंड की जरूरत चाहिए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 1986 में, आज से तकरीबन 30 साल, 34 साल पहले एक कंपनी की शुरुआत हुई जो कि पूरी तरह से रेल मिनिस्ट्री के अधीन है, रेल मंत्रालय के अंदर काम करती है, रेल मंत्रालय की ही कंपनी है। उसका
उस कंपनी को शुरू करने के पीछे मोटो ये था, लक्ष्य ये था कि बजट के अलावा जो रेलवे इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए और खास करके असेट क्रिएशन के लिए, यानी रेलवे को जो रोलिंग स्टॉक असेट है उसको पूरा करने के लिए फंड की जरूरत है। तो वो फंड कैसे लाई जाए, उसके लिए एक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी रेल मंत्रालय ने बनाई, आज से तकरीबन 34 साल पहले। अब IRFC जो है वो रेल मिनिस्ट्री की, यानी रेलवे का, रेल सेक्टर का एक मार्केट बोरोइंग आर्म है। मार्केट बोरोइंग आर्म का मतलब क्या हुआ कि रेल की जरूरतों को, रोलिंग स्टॉक असेट को पूरा करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी रेलवे में विकास के लिए जो बजट में एलोकेटेड फंड्स है उसके अलावा अगर फंड्स की जरूरत होती है तो वो फंड्स को मार्केट से लिया जाए। और वो मार्केट से लेने के लिए, अब चूंकि रेलवे ये सब काम नहीं कर सकती थी तो उसने एक कंपनी बनाई जो IRFC है। IRFC का मेनली, मूलतः और 100% काम यही है कि वो मार्केट से कम रेट पे, यानी जितना संभव हो सके कम से कम ब्याज दर पे मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म यानी 1 या 2 साल के लिए नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए मार्केट से कम जो पॉसिबल है उससे पैसे, उस रेट पे, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे मार्केट से पैसे उठाए और रेलवे को फंडिंग करें, सो दैट कि रेलवे का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरा हो सके और मूलतः 70% से ज्यादा रेलवे का जो असेट क्रिएशन है वो हो सके। तो इसके लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई 1986 में, जो पूरी तरह से रेलवे के लिए काम करती है। ये एक NBFC, SIFC, NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में भी ये नॉन डिपोजिटरी टेकिंग कंपनी है, यानी कि ये कॉमन पीपल से, हम लोगों से, आम लोगों से ये कभी भी कोई डिपोजिशन नहीं लेती। ये सिर्फ डील करती है बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ, जिनसे ये फंड रेज करती है। कैसे? टैक्सेबल बॉन्ड के थ्रू या टैक्स फ्री बॉन्ड के थ्रू, यानी ये बॉन्ड इशू करती है कि इस बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे, बड़े बड़े हाउसेस को बेचती है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और टैक्सेबल बॉन्ड भी इशू करती है। इसके अलावा एक कैपिटल मार्केट से फंड रेज करती है, जैसे LIC के पास हो गया, बहुत सारे फंड हैं, तो उससे वो कम से कम इंटरेस्ट रेट पे फंड लेती है। तो आप बोलेंगे जब ये मार्केट से फंड लेती है तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा, तो फिर इसको प्रॉफिट क्या होगा? बिल्कुल, इसका बिजनेस मॉडल ही यही है कि रेलवे की जो भी जरूरत है असेट क्रिएशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, खास करके रोलिंग स्टॉक असेट के लिए जो भी फंड की जरूरत है, ये मार्केट से कम ब्याज दर पे लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए लोन लेगी और वो उस असेट को खरीद के रेलवे को लंबे समय के लिए, यानी इन लोग के बीच एग्रीमेंट है 30 साल के लिए लीज पे दे देगी वो असेट। अब बात यहां आती है कि रोलिंग स्टॉक असेट क्या है। रोलिंग स्टॉक असेट का मतलब यहां दोस्तों सिंपल है, जो मूवेबल असेट है। अब रेलवे के पास जो मूवेबल असेट है, यानी कि ट्रेन का इंजन्स, लोकोमोटिव्स, वैगन्स, पैसेंजर या मेल एक्सप्रेस के पैसेंजर वैगन्स, यानी ट्रेन के डिब्बे, तो ये सब बनाने के लिए रेलवे को बहुत फंड की जरूरत है। और बजट में जो फंड आते हैं उससे तो रेलवे की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी पूरा नहीं हो पाते। तो इन सबको जरूरतों को पूरा करने के लिए IRFC मार्केट से फंड कलेक्ट करती है और रेलवे की जो भी जरूरतें हैं, जितने भी वैगन्स खरीदने हैं, लोकोमोटिव्स खरीदने हैं, ये सब कुछ खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए, यानी 30 साल के लिए जो इन लोगों का करार है वो लीज पे दे देती है। यही इनका इनकम का सोर्स है, यही इसका बिजनेस मॉडल है। अब ये 30 साल में 15 + 15 ईयर्स डिवाइडेड है। 15 ईयर्स यानी पहला जो 15 साल होगा, अब जैसे रेलवे को एक लोकोमोटिव खरीदना है, उसकी प्राइस है 5 करोड़ रुपए, तो रेलवे के पास फंड नहीं है, वो IRFC क्या है, IRFC ने मार्केट से 5 करोड़ रुपए लिए, सपोज 5% के इंटरेस्ट पे। तो अब क्या होगा कि वो 5% के इंटरेस्ट पे मार्केट से पैसा लेके वो लोकोमोटिव खरीद के रेलवे को एग्रीमेंट के तहत 30 साल के लीज पे दे देगी, और वो 15 साल के लिए, 15 साल का जो पीरियड होगा उसमें वो जो असेट है, जो
लोकोमोटिव सपोज ये खरीदा, तो वो लोकोमोटिव का 15 साल के लिए 5 करोड़ में अगर खरीदा है तो 5 करोड़ रुपए प्लस जो मार्केट से उठाया वो इंटरेस्ट रेट प्लस अपना जो इन लोग का मार्जिन है IRFC का, वो ये है कि 0.7 to 1%, क्योंकि ये रेल मिनिस्ट्री के बिना एग्रीमेंट के अपने मर्जी से ये अपना मार्जिन डिसाइड नहीं कर सकते। तो उस पर 1% तकरीबन मार्जिन, यानी 1% ज़्यादा ब्याज, जितना भी मार्केट से पैसा लिया उस ब्याज से 1% ज़्यादा का ब्याज लेके वो लोकोमोटिव खरीद के रेलवे को लीज पे दे दी। और पहला 15 साल ऐसे डिसाइड होता है कि ये लोकोमोटिव का जो प्राइस है प्लस इंटरेस्ट है प्लस जो मेरा मार्जिन है, इसको मिला के जो अमाउंट आएगा वो 15 साल तक के लिए वो वहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट होगा, ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। वहाँ से ये लोग, जैसे टोल टैक्स वसूला जाता है, कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है और वो उसमें जो लागत लगती है उसके हिसाब से वो डिसाइड करती है कितना पर व्हीकल्स टोल टैक्स लिया जाए। एग्जैक्टली सिमिलर टू वैसा ही है, उससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है। अब ये 15 साल के बाद जो बाकी का 15 साल होगा इसमें इनका प्रॉफिट जुड़ा होता है, और जब ये 30 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा तो फिर ये असेट को क्या करते हैं कि रेलवे को बहुत नॉमिनल प्राइस पे बेच देते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है, यानी कि मार्केट से पैसे उठाना है और उस पर 1% तकरीबन अपना इंटरेस्ट ऐड करना है, और रेलवे के लिए जो रिक्वायर्ड असेट है वो खरीद के दे देना है लीज पे 30 साल के लिए। ठीक है, ये इनका बिजनेस मॉडल है। अब आपको लगता होगा कि रेल बजट होने के बावजूद, उसमें इतना फंड एलोकेट होने के बावजूद इस कंपनी की इतनी क्या रेवेन्यू होगी। तो ये जो फिगर है आप देख लीजिए, 2017 तक तकरीबन सिर्फ रोलिंग स्टॉक एसेट की मैं बात करूं, यानी वैगन, पैसेंजर बॉगीज और लोकोमोटिव्स, इसमें तकरीबन IRFC ने 1.8 लाख करोड़ यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा 2017 तक इतने का असेट खरीद के रेलवे को ऑलरेडी लीज पे दे रखा है। और अभी आगे फ्यूचर में रेलवे के पास डेवलपमेंट के लिए बहुत स्कोप है। फिर अब जानते हैं कंपनी के रोलिंग ओवर एसेट के बारे में। मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूं कि IRFC ने अब तक कितने रोलिंग स्टॉक असेट खरीद के रेलवे को लीज पे दिए। तो आपको ये आंकड़े देखने से लगेंगे बहुत सरप्राइजिंग है कि तकरीबन 8,998 9,000 लोकोमोटिव रेलवे के पास अभी तकरीबन 11,000 से भी ज्यादा लोकोमोटिव और इंजन, उसमें से 9,000 लोकोमोटिव सिर्फ IRFC ने फाइनेंस किया है, यानी वो 9,000 लोकोमोटिव्स खरीद के रेलवे को IRFC ने दिए हैं लीज पे 30 साल के लिए। उसके बाद जब 30 साल पूरा हो जाएगा तो उसको एक नॉर्मल प्राइस पे बेच देंगे। 30 साल से पहले अपना सारा मार्केट जो जिस रेट पे पैसा उठा है वो प्लस अपना 1% एक्स्ट्रा वो सब कुछ कलेक्ट कर चुके होंगे। उसके अलावा तकरीबन 47,000 से भी ज्यादा पैसेंजर कोचेज IRFC ने मार्केट से खरीद के रेलवे को लीज पे दिए। और वैगन्स की बात करें तो तकरीबन 2,14,000 से भी ज्यादा वैगन्स, तकरीबन रेलवे में अभी 4 लाख से ज्यादा वैगन्स उसको IRFC फंड कर चुकी है। इससे ये पता चलता है कि रेलवे सेक्टर्स में जो भी जरूरतें हैं, खास करके रोलिंग स्टॉक एसेट की, जो मूवेबल एसेट्स हैं, वो पूरी तरह से रेलवे डिपेंडेंट है IRFC पे। IRFC और ये जो सारे वैगन्स की बात करूं, लोकोमोटिव्स की बात करूं, पैसेंजर कोचेज की बात करूं, तो ये क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री खुद सब कुछ नहीं बनाती, रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन और भी कंपनी है जो कुछ वैगन बनाती हैं, कुछ लोकोमोटिव्स बनाती हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं तो RVNL है, रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। वो कंपनी क्या करती है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। उसके बाद पीपा भाव जो खास करके वैगन बनाने की कंपनी है रेलवे के लिए, उसको फंडिंग करती है। ये सारे माध्यम से रेलवे को IRFC फंडिंग करती है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इतना फंडिंग करती है। अब ये सब सारे वैगन्स और लोकोमोटिव्स और पैसेंजर कोचेज की बात करें तो तकरीबन 70% से ज्यादा जो रेलवे के पास मूवेबल असेट्स हैं वो IRFC के द्वारा फंडेड है। अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि IRFC का बिजनेस कितना बड़ा है।
अब कंपनी की बात करते हैं। अभी कंपनी चूंकि आईपीओ लाने वाली है, आईपीओ प्लस ओएफएस दोनों लाने वाली है, ऑफर फॉर सेल एंड आईपीओ। अब आईपीओ एंड ऑफर फॉर सेल में क्या डिफरेंस होता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि ऑफर फॉर सेल होता है, जैसे ये कंपनी आईआरएफसी बनी तो उस समय 100% मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का स्टैक इसके पास था, यानी पूरी तरह से 100% जो हिस्सेदारी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास थी। अब जब तक कोई भी कंपनी बने वो मार्केट में अगर नहीं आती है तो उसका अगर उसको फंड की जरूरत होती है, कंपनी का एक्सपेंशन की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है कि पार्टनरशिप में कुछ इन्वेस्टर को ढूंढती है। अब इन्वेस्टर के सामने वो अगर कंपनी बोलेगी कि मेरी कंपनी 1 लाख करोड़ की है, मुझे 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो 5% स्टॉक मैं आपको देता हूं, यानी 5% हिस्सेदारी मैं इस कंपनी की आपको देता हूं और आप 5,000 करोड़ रुपए देके 5% हिस्सेदारी ले सकते हैं। अगर इन्वेस्टर को सही लगता है कि ये कंपनी का वाकई वैल्यूएशन वाजिब है तो वो 5,000 करोड़ रुपए देके 5% खरीद लेती है। ऑफर फॉर सेल में क्या और आईपीओ में क्या डिफरेंस होता है? आईपीओ से जो भी फंड रेज होगा, कंपनी अपनी हिस्सेदारी मार्केट में कॉमन लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को, पब्लिक को बेचती है और उसे जो पैसा आएगा कंपनी को आगे प्रोजेक्ट में, एक्सपेंशन में वो पैसा फंड यूज होगा। लेकिन ऑफर फॉर सेल जो होता है, जो अभी करंट इन्वेस्टर्स, चाहे वो खुद प्रमोटर भी हो या बाकी इन्वेस्टर्स हो, वो उस अपने हिस्सेदारी को मार्केट में बेचना चाहते हैं, वो ऑफर फॉर सेल है। जैसे अभी रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर ही 100% स्टॉक है, तो रेलवे मिनिस्ट्री अब ये जो आईपीओ प्लस ओएफएस आ रहा है तकरीबन 14 से 14.5% की हिस्सेदारी के लिए आ रही है। तो उसमें से 4 से 4.5% हिस्सेदारी जो है ओएफएस के लिए, तो यानी रेलवे मिनिस्ट्री 4 से 4.5% इस कंपनी की जो वैल्यू है वो मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बेच देना चाहती है, वो अपने पास नहीं रखना चाहती है। उससे जो पैसे आएंगे वो सीधा रेल मिनिस्ट्री को जाएंगे, ना कि आईआरएफसी कंपनी को जाएगी। और बाकी को जो 10 से 11% हिस्सेदारी जो अभी आईआरएफसी की मार्केट में आ रही है आईपीओ के थ्रू, वो सिर्फ कंपनी के पास जाएंगे, जो कंपनी इस फंड को यूज करेगी अपना एक्सपेंशन, नए ऑफिस बनाएगी, नए स्टाफ हायर करेगी या जो उनको जरूरत लगती है वो करेगी, ये पैसे कंपनी के पास जाएंगे। अब इस कंपनी का कुछ फाइनेंशियल डेटा देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ईपीएस। अभी तक 2017 से अभी तक इस साल जो 2020 का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, यानी इस कंपनी के जितने भी नेटवर्थ हैं उसको, जितने भी नंबर्स ऑफ शेयर उससे डिवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, यानी इस कंपनी ने 2020 में जितना भी प्रॉफिट कमाया है, सारे खर्चे काटकर, सारे एक्सपेंसेस काटकर, लेनदारों से अपना लोन चुकाकर, जो नेट प्रॉफिट है वो डिवाइडेड बाय इस कंपनी के कुल जितने हिस्से लगे हैं, जितने नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं, उससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक शेयर के पीछे जो इस कंपनी का शुद्ध मुनाफा है सब कुछ काटकर, वो है 3.9 रुपीज। तो अब इस हिसाब से मैं यहाँ वैल्यूएशन की बात करूं तो आपको 25 से 26 रुपए के प्राइस बैंड पे ये स्टॉक आईपीओ में अलॉट होने वाले हैं। तो अगर 25 रुपए का कोई स्टॉक अगर साल में, एक साल में 25 रुपए पे तकरीबन 4 रुपए कमा रहा है तो वो बहुत ज्यादा ही है, तकरीबन 16 से 17% का प्रॉफिट है। कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो वो 26 रुपए है, प्राइस बैंड भी 25 से 26 रुपए है, तो इसके अनुसार भी कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। दूसरा हम बात करें पी रेशियो की, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो प्राइस तो अभी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो ये आईपीओ लाने के बाद जो मार्केट कैपिटल होगा और इससे पहले जो कंपनी का नेटवर्थ है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 8.1 के आसपास है, यानी 8 के आसपास आता है। तो 8 का पी रेशियो तो सस्ता ही है, लेकिन चूंकि इस सेगमेंट में कारोबार करने वाली और कोई दूसरी कंपनी नहीं है, इस कंपनी का मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। रेलवे सेक्टर में रेलवे के लिए कोई और अदर कंपनी इस सेक्टर में कारोबार करने वाली नहीं है, तो इस कंपनी को हम किसी और कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। और पी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव है। हम कोई भी चीज को महंगा या सस्ता तभी बता सकते हैं जब किसी और चीज से कंपेयर किया जा सके, उसी सामान को किसी और जगह से कंपेयर किया जा सके। तो पी रेशियो को यहाँ पे हटा देते हैं। अब जो अभी देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल इक्विटी फंड जो है, यानी जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो 30,900 करोड़ का है। और आईपीओ में जो 25 से 26 का प्राइस बैंड है, उससे अगर कंपनी का मार्केट कैप का हम मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 33 से 34,000 करोड़ रुपए आता है। तो उस हिसाब से भी कंपनी अभी सस्ती है। अब बात करते हैं इसके डेटा की।
हमारे पास 2017 से 2020 का यानी 4 सालों का डेटा है। इसमें देखिए जो रिवेन्यू है एनुअल एक साल का, 2017 में 9,047 करोड़ था, और फिर 11,000, फिर 11,133, उसके बाद बढ़ते हुए 2020 का जो कंपनी ने पेश किया है एनुअल रिवेन्यू कलेक्शन, वो 13,838 करोड़ रुपए। आप देख रहे हैं कि सिर्फ रिवेन्यू कलेक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते ही जा रहा है, और आज तकरीबन 1.5 गुना से ज्यादा 4 साल में बढ़ चुका है। अब बात हम करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एनुअल परसेंटेज की। आपको ये देख के लग रहा होगा कि किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज इतना ज्यादा कैसे है। वो इसलिए है क्योंकि कंपनी के पास एक्सपेंसेस के नाम पे कुछ नहीं है सिवाय मार्केट से जिस रेट पे इंटरेस्ट लिया है उसके अलावा। तो वो हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म डेट एनुअल में। तो एक्सपेंसेस कंपनी के पास कुछ नहीं है। और मैं यहाँ पे इंप्लाई एक्सपेंसेस की बात करूं, ये मैं खासकर इसलिए हाईलाइट कर रखा हूं। देखिए 2017 में 3 करोड़ था ईयरली इंप्लाई एक्सपेंसेस, अभी 6.3 करोड़ है। आप सोच रहे हैं जो कंपनी 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का फंडिंग करती है उसके पास इस इंप्लाई एक्सपेंसेस इतना कम है। जी हाँ, आपको एक हकीकत जान के आश्चर्य होगा कि IRFC के पास परमानेंट इंप्लाई के तौर पे 50 लोग भी नहीं, यानी 50 से कम इंप्लाई वाली कंपनी 1.5 लाख करोड़ रुपए का फंड मार्केट से कलेक्ट करती है और रेलवे के लिए असेट खरीदती है और उसको लीज पे देती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इंप्लाई एक्सपेंसेस कुछ नहीं है। अब रॉ मटेरियल तो यहाँ लगना नहीं है क्योंकि NBFC कंपनी है, तो रॉ मटेरियल के नाम पे यहाँ जैसे बाकी कंपनियों के रॉ मटेरियल होते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मार्केट से खरीदते हैं, और प्रोडक्ट बनाने के बीच बाद जो सेल होता है उस प्राइस के बीच जो मार्जिन होता है वो यहाँ पे ऑपरेशनल मार्जिन होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे रॉ मटेरियल की जगह क्या आएगा, मार्केट से जो पैसे उठा गए हैं वो कितनी इंटरेस्ट रेट पे उठा गए हैं और उसका कितना इंटरेस्ट पे किया, और उसके बाद जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। देखिए 2017 में नेट प्रॉफिट था इस कंपनी का 933 करोड़, एक साल बाद बढ़ के हुआ 2,000 करोड़, फिर 2,200 करोड़, और अभी इस साल 2020 का जब रिजल्ट है 3,692 करोड़, यानी कि 3,700 करोड़। आप देख रहे हैं 4 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा है तकरीबन। तो ये तो इस कंपनी का के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है कि ये कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक EPS की। तो ये ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इस साल का रिसेंट EPS जो है 3.9 रुपीज है। अब यहाँ देखिए आप लॉन्ग टर्म डेट देख के ना घबराइए मत, क्योंकि जो बाकी अदर कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं वो मार्केट से पैसा उठाती हैं, बैंक से लोन लेती हैं कंपनी को चलाने के लिए। इस कंपनी का बिजनेस यानी रॉ मटेरियल यही है कि वो मार्केट से पैसा लेगा और उससे ज्यादा ब्याज पे रेलवे को देगा उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। टोटल इक्विटी फंड जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 30,900 करोड़, यानी कि अभी तक जो कंपनी के पास नेटवर्थ है यानी इक्विटी फंड्स है ना, जब कंपनी बनी थी उसके बाद से जो बिजनेस किया कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस जनरेट किया, उसके बाद जो टोटल एसेट है नेटवर्थ है कंपनी की वो 30,900 करोड़ रुपए की, और IPO आ रही है 25 से 26 के प्राइस बैंड पे। तो अगर आप 26 रुपए भी कैलकुलेट करें तो 30,000 करोड़ या 31,000 करोड़ के आसपास ही है। तो इस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन अभी सस्ता ही है। अब बात करते हैं IPO और OFS की, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए इस कंपनी के अब तक जो टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स थे, यानी कि इस कंपनी का टोटल जितने हिस्से थे वो तकरीबन 1188 करोड़ है। पॉइंट में अलग हो सकता है, 1188 करोड़ है, जो कि 100% अभी तक रेल मिनिस्ट्री के पास ही है। यानी ये इतने शेयर्स रेल मिनिस्ट्री ही होल्ड करती है, और प्रोमोटर्स इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे क्योंकि ये PSU कंपनी है, मिनी रत्न। अब जो इश्यू साइज होगा इस IPO प्लस OFS मिला के वो 4455 से 4633 करोड़ का होगा। ये डिफरेंट फिगर इसलिए है क्योंकि 25 का भी प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड जो है 25 से 26 का है, तो जिस प्राइस पे होगा उसके अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा। ऑफर प्राइस 25 से 26 का है, यानी प्राइस बैंड यही है। आप मिनिमम यानी कम से कम इस शेयर के लिए एक लॉट आपको अप्लाई करना होगा। एक लॉट का साइज है 575, यानी 575 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा।
नंबर्स ऑफ शेयर्स जो ऑफर्ड हैं वो 178 करोड़ है, यानी 1188 करोड़ में से 178 करोड़ शेयर जो है कंपनी ओएफएस एंड आईपीओ के जरिए मार्केट में पब्लिक को बेचने वाला है। अब ओएफएस का अमाउंट जो है इसमें वो 1545 करोड़ है। ये जो ओएफएस का अमाउंट होगा वो इस कंपनी को नहीं जाएंगे, इसके जो प्रीवियस इन्वेस्टर है चाहे वो रेल मिनिस्ट्री ही क्यों ना हो, ये पैसे सीधा उसके पास जाएंगे। और जो आईपीओ जो है वो 3100 करोड़ रुपए का है, वो पैसे ही कंपनी के पास जाएंगे जिसको कंपनी यूज कर पाएगी अपने एक्सपेंशन के लिए या फ्यूचर ग्रोथ के लिए। कुछ और डिटेल जान लेते हैं। 18 तारीख को यानी कि कल ये कंपनी का आईपीओ का ओपन डेट है। क्लोजिंग डेट 2 दिन बाद यानी 20 तारीख को है। मिनिमम एप्लीकेशन 1 लॉट, जैसा कि आपको मैंने बताया 575 क्वांटिटी ऑफ शेयर है वो 1 लॉट है। उसके लिए आपको 14,950 रुपये, सॉरी यहाँ 1495 लिखा है, 14,950 रुपये देने होंगे। और मैक्सिमम एप्लीकेशन आप 13 लॉट कर सकते हैं, यानी कि 7475 शेयर आप खरीद सकते हैं 13 लॉट के लिए। उसके लिए आपको 1,94,350 रुपये मिनिमम होने चाहिए। अलॉटमेंट जो होगा, अब आप सब्सक्राइब कर लिए, आपने अप्लाई कर लिया आईपीओ के लिए, तो आईपीओ को अप्लाई करेंगे उसके 3-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद। तो इस कंपनी का जो अलॉटमेंट डेट है वो 26 जनवरी है। उस दिन ये डिसाइड होगा कि अब चूंकि ये कंपनी को 15% हिस्सा बेचना है और एप्लीकेशंस आ गए 50% के लिए, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए, बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर दिए, तो ये कंपनी रैंडमली डिसाइड करेगी और वो किसको मिला ये आईपीओ में हिस्सेदारी, किसको किसको बेचा गया, वो किसको अलॉट हुआ ये शेयर, वो 26 तारीख को डिसाइड होगा। और जो लिस्टिंग होगा वो 29 जनवरी को होगा, 29 जनवरी। तो वो लिस्टिंग के दिन आपको पता चलेगा कि आपको लिस्टिंग गेन हुआ है या लिस्टिंग लॉस हुआ है। लेकिन चूंकि कंपनी इतनी वैल्यूएबल है, कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, तो मेरे हिसाब से संभवतः लिस्टिंग लॉस की बात नहीं आती है, यहाँ पे गेन ही होगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो ये पहली कंपनी होगी शायद जिसका स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो पहला पॉइंट है वो एक ही होगा। एक ही पॉइंट है, ये कंपनी पूरी तरह से रेल मिनिस्ट्री के अधीन है और रेलवे को जो भी जरूरत है फंड की वो ये कंपनी पूरा करेगी, ये इसका पॉजिटिव है। अगर रेलवे फ्यूचर में और ग्रो करती है, जो कि करना ही है, रेलवे के पास अभी बहुत ज़्यादा नीड है फंड की, क्योंकि हमारा भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से भी जूझ रहा है, असेट की भी कमी से जूझ रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए जो फंड की जरूरत होगी वो आईआरएफसी ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि यही एक आईआरएफसी ही रेलवे की मार्केट बोरोइंग आर्म है। मार्केट बोरोइंग आर्म यानी मार्केट से पैसा उठाकर लाकर देने वाली हाथ, है ना। तो ये इसका पॉजिटिव है। और नेगेटिव भी यही है कि ये रेलवे पे ही डिपेंडेंट है। अगर कल के डेट में रेलवे प्राइवेटाइज हो जाती है या रेलवे की पॉलिसी चेंज हो जाती है तो इसका रेवेन्यू बट जाएगा। अब जब प्राइवेटाइज हो जाएगी रेलवे, हालांकि अभी तक प्राइवेटाइजेशन तो आ गया है, लेकिन 150 ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन इतनी बड़ी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नहीं है। तो लेकिन अगर फ्यूचर में और बढ़ती है, रेलवे प्राइवेटाइज हो जाती है और वो प्राइवेट बॉडी जो है, प्राइवेट प्लेयर है, अगर वो आईआरएफसी से फंड न लेके उनको कहीं और जगह से फंड मिलता है इससे भी कम दाम पे, तो फिर ये आईआरएफसी के लिए नेगेटिव बात होगी, क्योंकि इनका रेवेन्यू शेयर हो जाएगा, इनका मार्केट शेयर हो जाएगा। इस कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। दूसरा कोई कंपटीटर ही नहीं है इनका जो रेलवे को फंडिंग कर सके। तो रेलवे पूरी तरह से आईआरएफसी पे ही फंड के मामले में डिपेंडेंट है। अब रेलवे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फंड बहुत ज्यादा चाहिए, तो जाहिर सी बात है ज्यादा फंड चाहिए तो आईआरएफसी ज्यादा फंड देगी तो इनको रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होगा। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। तीसरा है ह्यूज स्कोप इन रेलवे इन फ्यूचर फॉर फंडिंग, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और सबसे खास बात क्या है कि ये ऐसी एनबीएफसी है जिसका कोई एनपीए नहीं है। एनपीए नहीं होने के पीछे यहाँ कारण भी है, ये ऑलरेडी मार्केट से 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के लिए लोन लॉन्ग टर्म डेट उठा और रेलवे को भी उसी टाइम स्पैन के लिए लीज पे देती है। तो चूंकि अब कोई अगर 6 महीने के लिए डेट मार्केट से उठा ले, लोन उठा ले और उसका एसेट खरीद के किसी को दे दे और उधर से 6 महीने बाद पैसे की डिमांड हो जाए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इसमें एनपीए होता है,
दे पाने या ना दे पाने की बात होती है। क्योंकि इनका इतना लॉन्ग टर्म टाइम स्पैन है तो एनपीए नहीं है इनका। वीकनेस की बात करें तो जो पहला पॉइंट है वही इनका वीकनेस है, ये पूरी तरह से रेलवे पे डिपेंडेंट है। रेलवे की पॉलिसी चेंज हो गई तो इनकी बिजनेस मॉडल पे फर्क पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। रेलवे अभी गवर्नमेंट जो है रेलवे को प्राइवेटाइज करके लेके ज्यादा इंटेंशनली प्राइवेटाइज कर रही है और ज्यादा फोकस्ड है। तो अगर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होता है तो प्राइवेट प्लेयर्स जो रेलवे असेट को खरीदते हैं या तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो लोन के लिए या फंड रेजिंग के लिए कहाँ जाएंगे। तो ये इनका एक पुअर पॉइंट है। उसके बाद है समय के अनुसार या गवर्नमेंट बदलने के अनुसार रेलवे की पॉलिसी चेंज होते रहती है। तो पॉलिसी चेंज होगी तो इनके पास एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो अपना मार्जिन है, जो चौथा पॉइंट, ये 1% ऐड करना है कि 0.7% ऐड करना है, ये खुद डिसाइड नहीं कर सकते। ये रेल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एग्रीमेंट के तहत डिसाइड करना होगा। यानी अगर 1 लाख रुपए मार्केट से उठाते हैं और रेलवे को देते हैं तो ये नहीं बोल सकते कि हम इसमें 5% और एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये इनका सबसे निगेटिव पॉइंट। तो ये था दोस्तों IRFC के IPO का रिव्यू। हमने कंपनी के हर पहलू पे बात की, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ा है, कंपनी का IPOज का वैल्यूएशन कैसा है, इस प्राइस बैंड पे सब्सक्राइब करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल हमने आपको बता दिया है। बाकी आप कंपनी का वैल्यूएशन देख सकते हैं, हमने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है।